Unwall Pacific. Hello students. Today we are going to continue with the chapter chemical equilibrium. आज के लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने रिलेशनशिप बिटवीन के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन जी ये वाला एक डेरिवेशन किया था, ठीक है। सो आज हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो देखिए कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे हम लिखेंगे, कौन कौन से हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, टॉपिक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड केसी। सो पहला देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट पॉइंट, इसको इस तरीके से लिखते हैं, देखिए द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, the value of equilibrium constant of for a particular reaction, for a particular reaction, for a particular reaction is always constant, is always constant, depending only upon, depending only upon the temperature of the reaction, depending only upon the upon the temperature of the reaction, of the reaction and is independent, and is independent, and is independent of the concentration, of the concentration of the reactants, concentration of the reactants, concentration of the reactants with which we start। ठीक है। सो देखिए इसको समझिएगा क्या है ये। पॉइंट ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखे इसका मतलब है कि केसी या केपी की बात हो रही है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है। और ये किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केसी बढ़ेगा या कम, उसको हम बाद में करेंगे डिटेल में, बट इट इज़ अ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। दूसरी बात, इट इज़ अ इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विथ विच वी स्टार्ट। समझे बात को। इसका क्या मतलब है कि आप जब एक रिएक्शन को शुरू करते हैं तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना भी हो सकता है, ठीक है। उसका उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, 1 मोलर 2 मोलर 3 मोलर, कितना भी आप उसको ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा के की वैल्यू इस पर डिपेंड नहीं करती। कि द वैल्यू ऑफ के सी डू नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम्पल, ठीक है, याद रखिएगा। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान लेते हैं एग्जाम्पल इस तरीके का है। ये रिएक्शन है CH3COOH प्लस C2H5OH, ठीक है, इज इन अ रिवर्सिबल कंडीशन विथ, तो ये आपको क्या मिलेगा, CH3COO C2H5 प्लस H2O, ठीक है। अब यहाँ पे जो KC है वो कैसे लिखेंगे हम लोग,
देखिए, तो जो के सी है, सो देयरफॉर के सी इज इक्वल टू सी, जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या आएगा स्टूडेंट, ऊपर आएगा। के सी इज इक्वल टू CH3COO C2H5, फिर ये आएगा आपका पानी, ठीक है। नीचे जो आएगा आपका एसिटिक एसिड CH3COOH, और यहाँ पे आएगा C2H5OH, ठीक है स्टूडेंट्स, ये है। और इसकी जो वैल्यू है, जो मैथमेटिकल वैल्यू है स्टूडेंट, वो होती है, मतलब इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए होती है 4। याद रखना, ये जो 4 है, दिस इज एट 25 डिग्री सेल्सियस। द वैल्यू ऑफ Kc इज इक्वल टू 4 एट 25 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट याद रखिएगा इसको, अगर आपने टेम्परेचर बदला तो ये वैल्यू चेंज हो सकती है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ये क्या है आपका स्टूडेंट, पहला पॉइंट, ये पहला आपका कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। द वैल्यू ऑफ केसी डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। स्टूडेंट याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए, सो ये हो गया पहला कैरेक्टरिस्टिक, इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फिर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है, if the reaction is reversed, the value of equilibrium constant is inversed. If the reaction is reversed, the value of equilibrium constant, the value of equilibrium constant is Kc, equilibrium constant Kc is inversed, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आपने रिएक्शन को उल्टा किया, ठीक है, सो अगर आपने रिएक्शन को उल्टा किया तो केसी की वैल्यू क्या हो जाती है, जैसे पिछले वाले रिएक्शन में केसी की वैल्यू 4 थी, अगर मैं उस रिएक्शन को उल्टा लिखता हूँ तो केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, दैट बिकम्स 1/4, दैट बिकम्स 1/4। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो सो एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे ऊपर वाला ही रिएक्शन था हमारा, तो आपको याद होगा, तो मैं इसको उल्टा लिख रहा हूँ। इथाइल, देखिए फिर से अच्छा उसको लिख देते हैं। ये क्या था स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल CH3COH, ये इथेनॉल C2H5OH is in a reversible condition with CH3COO C2H5 प्लस वाटर, ठीक है। सो यहाँ पे जो Kc की वैल्यू थी स्टूडेंट, वो कितनी थी, 4.0, ठीक है। अगर मैं इसी रिएक्शन को रिवर्स कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, CH3COO C2H5 plus H2O is in a reversible condition with CH3COH plus C2H5 OH। सो यहाँ पे जो केसी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने रिएक्शन को स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे क्या किया कि हमने रिएक्शन को रिवर्स किया है। सो यहाँ पे तो केसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट बिकम्स 1/4। क्योंकि देखो रिएक्शन सेम था, हमने सेम रिएक्शन क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो यहाँ पे केसी 4 है, सो यहाँ पे केसी कितना हो गया, 1/4, ठीक है। ये सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट्स। अब ये इसको नोट कर, अब बात करेंगे थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की, ठीक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट क्या है, याद रखिएगा। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, देखिए थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, if the reaction is divided by 2, yeah, if the given reaction is divided by 2, ठीक है, the equilibrium constant, the equilibrium constant
फॉर द न्यू इक्वेशन, फॉर द न्यू, for the new equation is the square root of k is the square is the square root of k, ठीक है। इट इज द स्क्वायर, याद रखिएगा सर, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ के, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं रूट के। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे ना एक, यहाँ पे ना हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल क्या है देखिए, तो मान लेते हैं कि जैसे n2 प्लस एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स। सो एग्जांपल की बात करते हैं, n2 plus 3H2 is in a reversible condition with two molecules of ammonia। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc। अगर मैं इसको ही क्या करता हूँ, इस पूरे इक्वेशन को दो से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा हाफ n2, ठीक है। जो H2 है, याद रखिए स्टूडेंट, जो H2 है वो हो जाएगा 3/2H2, ये हो जाएगा 3/2H2 इज इन रिवर्सिबल कंडीशन विथ NH3, ठीक है। क्योंकि दो से डिवाइड किया है ना, तो Kc का वैल्यू जो हो जाएगा, तो ये इसको लिखूंगा मैं K डैश C। सो न्यू जो, अब देखो इस रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए K डैश C, तो ये क्या हो जाएगा, रूट Kc। आप समझे, मतलब अगर यहाँ चार होता फॉर एग्जाम्पल, एक हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जैसे अगर चार होता तो ये क्या हो जाता, रूट फोर दैट बिकम 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी केसी का वैल्यू आएगा, जो भी केसी का स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू आएगा, 2 से डिवाइड करने पे जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो पहले वाले रिएक्शन के रूट के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रूट के बराबर होगा, ठीक है। सो के डैश सी याद रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है। चलिए, सो ये हो गया हमारा ये हो गया स्टूडेंट हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। अब बात करेंगे फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक की। फोर्थ, तो जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन का है, वो ऑब्वियसली है फोर्थ वन। if the equation, if if the equation is multiplied by 2, is multiplied by 2, the equilibrium constant, the constant equilibrium constant for the new equation, for the new equation is the square of k, is the square of k, ठीक है। सो दैट इज के स्क्वायर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर H2 प्लस I2 इज इन रिवर्सिबल कंडीशन विथ 2HI, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है, ठीक है। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, Kc, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको दो से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो दिस बिकम 2H2 प्लस 2I2 इज इन रिवर्सिबल कंडीशन विथ 4HI। तो जो नया के सी है, मतलब मैं यहाँ पे इसको के डैश सी लिखूंगा, ऑब्वियस बात है। तो के डैश सी इज इक्वल टू के स्क्वायर, ठीक है। याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता, तो 3H2 प्लस 3I2 इज इन अ रिवर्सिबल कंडीशन विथ ये हो जाएगा आपका 3 to the 6HI। सो देन न्यू के डैश सी इज इक्वल टू के सी का क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखना। अगर आप n से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा, k टू द पावर n, ठीक है, याद रखिएगा। सो इसको ऐसे भी लिख देते हैं। सो देयर फोर, अगर n नंबर ऑफ H2 है, ठीक है, n से मल्टीप्लाई कर रहे हो,
एन नंबर ऑफ आई टू है, इज इन अ रिवर्सिबल, एन एच आई है, के डैश इज इक्वल टू के सी टू द पावर एन। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द, ये है आपका फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, सो दिस इज द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, चलो अब बात करते हैं फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक की। ठीक है, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या है इसको नोट करिए, तब तो फिफ्थ की बात करते हैं। देखो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इफ द इक्वेशन इज रिटन इन टू स्टेप, if the equation is written in two steps, then k1, then k1 multiplied by k2 is equal to k इक्विलिब्रियम, आप इस तरीके से ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे, एक रिएक्शन है, द रिएक्शन इज N2 plus 2O2 produces 2NO2। ठीक है, प्रोड्यूसेस 2NO2। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसमें क्या हो गया, k इज इक्वल टू NO2 का स्क्वायर अपॉन N2 एंड O2 का स्क्वायर, सो दिस बिकम्स द इक्वि, ये क्या है, सो ये क्या है स्टूडेंट, ये है इक्वेशन वन। देखिए समझिए क्या है ये, आपका ये रिएक्शन है N2 + 2A2 इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन 2NO2, तो ये मैंने क्या लिख दिया कि ये सबको पता है। अब इसी रिएक्शन को हम दो स्टेप में लिख सकते हैं, इस रिएक्शन को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, हम दो स्टेप में लिख सकते हैं। दो स्टेप में कैसे लिख सकते हैं, तो स्टेप वन देखिए, सो स्टेप वन की अगर मैं बात करूं, तो स्टेप वन में क्या होगा, N2 + O2, ये देगा आपको 2NO। ठीक है, ये स्टूडेंट क्या दे रहा है, 2NO। तो यहाँ के लिए मैं लिखता हूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, k1 है, सो k1 इज इक्वल टू NO का स्क्वायर अपॉन N2 एंड O2। ठीक है, और स्टेप टू क्या है, स्टेप टू जो होगा स्टूडेंट वो होगा 2NO + O2 is in a reversible condition with 2NO + O2, हाँ 2NO2। ठीक है, सो यहाँ पे ये K2 है इसके लिए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं K2 इज इक्वल टू NO2 का स्क्वायर, एक मिनट, ठीक है, हाँ ये देखिए NO2 का स्क्वायर अपॉन NO का स्क्वायर एंड O2। ठीक है, सो अगर जब आप इसको इस तरीके से आप ये करेंगे, हम्म, देखिए स्टूडेंट्स, हाँ तो अब क्या है, सो देयर फोर k1 × k2 इज इक्वल टू, k1 क्या था आपका, NO का स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NO का स्क्वायर अपॉन N2 O2 मल्टीप्लाई बाय, देखिए k1 आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, सो k1 हो गया NO का स्क्वायर अपॉन N2 O2। ठीक है, और उसके बाद k2 क्या है, NO2 का स्क्वायर अपॉन NO स्क्वायर। ठीक है, O2, सो अगर आप देखोगे क्या है, सो दिस वन, सो दिस वन इज O2, तो ये देखिए ये और ये क्या, NO2 नहीं सॉरी, NO और NO कैंसल, तो क्या बचा है, ये बचेगा NO2 का स्क्वायर अपॉन N2 एंड O2 का स्क्वायर, सो विच इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम। ठीक है, विच इज इक्वल टू के, सो देयरफॉर k1 × k2 इज इक्वल टू के। ठीक है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ दो स्टेप की बात है, ये कितने भी स्टेप में हो ये इसी तरीके से आता है। ठीक है स्टूडेंट, ये है फाइनल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं हम।
चलिए स्टूडेंट्स, एक लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम कर लेते हैं इसमें। वो क्या है? देखिए, तो जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लास्ट वन, द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, द वैल्यू of the equilibrium constant is not affected by the addition of catalyst, is not affected by the addition of catalyst। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है कि K की वैल्यू आप अगर अपने रिएक्शन में कैटलिस्ट ऐड करें या ना ऐड करें, K की वैल्यू पे उसका कोई भी असर नहीं पड़ता। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ठीक है, क्योंकि देखो होता क्या है, उसके अगर आपको इसको डिटेल में समझना तो हम इसको इस तरीके से समझ लें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या। इट इज़ द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेड इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है ना? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि जब आप कैटलिस्ट ऐड कर देते हो ना, तो रे इक्विलिब्रियम में रिएक्शन दो डायरेक्शन में चल रहा है, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो जब भी आप कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो कैटलिस्ट जो होता है वो फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को भी बढ़ा देता है और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को भी बढ़ा देता है। तो तो इसमें ये चीज़ होती है कि रिएक्शन होता जल्दी से है, बट उसका उसमें ना इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, इसी स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सॉरी, catalyst does not alter the equilibrium composition, does not alter the equilibrium composition। ठीक है? एक मतलब आप रिएक्शन को कैटलिस्ट के साथ करें या बिना कैटलिस्ट के करें, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंपोजिशन मतलब इक्विलिब्रियम कंपोजिशन या इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे उसका कोई भी असर नहीं पड़ता, वो उतना ही रहने वाला है। ठीक है? क्योंकि अब वो अगर इक्विलिब्रियम कंपोजिशन सेम है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का रेशियो सेम है, तो इसका मतलब के सेम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया पूरा कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करिए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। ठीक है, टोटली ये एक डिफरेंट टॉपिक है, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए, सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। ठीक है, सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये क्या है? देखो स्टूडेंट, यहाँ पे समझते हैं हम क्या बात हो रही है। जनरली जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। ठीक है, मेरा पॉइंट ये है कि अगर ये रिएक्शन है इस तरीके, हम इसको इस तरीके से डिस्कस करते हैं, फिर इसके क्वांटिटेटिव इक्वेशन जो थर्मोडायनेमिक्स से निकल के आता है उसकी बात करेंगे। मान लीजिए स्टूडेंट, ये रिएक्शन है, ए आर इज इन अ रिवर्सिबल कंडीशन विद पी। ठीक है, तो आगे के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट क्या होगा, के एफ, पीछे के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट क्या होता है, के भी होता है। ठीक है, अब देखिए बात क्या है, इसमें जो डिस्कशन करने वाली बात है, या जो बहुत आपको ध्यान से और बारीकी से सुनना, वो ये है कि देखो, जब आप सिस्टम को जब टेम्परेचर बढ़ देते हो ना, तो ऑब्वियस बात है कोलिजन बढ़ेगा। ठीक है, कोलिजन बढ़ती है और सिस्टम को रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी जो चाहिए होती है वो मिलती है। ठीक है, बट होता ये है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में टेम्परेचर बढ़ाने पे फॉरवर्ड रिएक्शन का भी रेट बढ़ सकता है और बैकवर्ड रिएक्शन का भी रेट बढ़ता है। ठीक है, ये बात तय है।
लेकिन ये हम पक्के तौर पे नहीं कह सकते क्या हो रहा है। तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है, तो आप इसको ये समझेंगे कि के एफ भी बढ़ेगा, के भी हो सकता है, बट ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो सेम एक्सटेंट में बढ़े, हो सकता है कि वो डिफरेंट एक्सटेंट पे बढ़ता है। समझे बात को? तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे के एफ और के बी की वैल्यू चेंज हो रही है, और तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है स्टूडेंट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है के इज इक्वल टू के एफ अपॉन के बी, के इज इक्वल टू के एफ अपॉन के बी, के इज इक्वल टू के एफ अपॉन के बी, ठीक है। तो जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑब्वियस बात है कि के की वैल्यू भी क्या होती है, चेंज होती है, याद रखिएगा। अब ये इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, उसको हम केस बाय केस देखेंगे, कब इंक्रीज होगा कब डिक्रीज होगा वो देखते हैं। जनरली क्या होता है, तो के का वैल्यू तो चेंज होता है टेम्परेचर बढ़ाने पे। मतलब हमारा जो पहला पॉइंट है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो किस पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको समझना है, ठीक है, क्योंकि के एफ और के बी भी चेंज हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करना क्या है हमें, तो हम ये जनरली जनरली क्या होता है, जनरली फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, Kc Kc is directly proportional for endothermic reaction, for endothermic reaction Kc increases with rise in temperature, with rise in temperature, ठीक है। और फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन फिर क्या लिख सकते हैं, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन Kc decreases with rise in, Kc decreases with rise in टेम्परेचर, ठीक है, Kc, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसको ना हम प्रूफ करेंगे, ठीक है ना, इसको हम क्या करने वाले, प्रूफ करने वाले। ऐसा नहीं कि ये स्टेटमेंट दे दिया है, इसको हम समझेंगे कि ये चीज़ कैसे हो रही है। इसको दो तरीके से समझा जा सकता है, इसको मैथमेटिकली वेंट ऑफ इक्वेशन से भी हम समझ सकते हैं, ठीक है ना, वेंट ऑफ इक्वेशन समझ सकते हैं, और थियोरेटिकली समझना है तो हम ली चार्टेलियर प्रिंसिपल से भी समझ सकते हैं इसे, ठीक है। तो हम पहले इसे हम समझेंगे वेंट ऑफ इक्वेशन से। तो जो टॉपिक का नाम होगा वो होगा क्वांटिटेटिव, हाँ, वेंट ऑफ इक्वेशन। तो टॉपिक का नाम ऐसे लिखिए, वेंट ऑफ, वेंट ऑफ इक्वेशन। क्या है टॉपिक का नाम स्टूडेंट? दिस इज द वेंट ऑफ इक्वेशन। वेंट ऑफ इक्वेशन क्या देता है, ये देता है द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ऑन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये स्टूडेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो वेंट ऑफ इक्वेशन है क्या, डेल्टा लॉग के पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एच स्क्वायर अपॉन आर टी स्क्वायर अपॉन आर टी स्क्वायर, ठीक है। डेल्टा एच नॉट क्या होता है स्टूडेंट्स? सो डेल्टा एच नॉट इज a standard enthalpy change, is standard enthalpy change। ये क्या है स्टूडेंट? दिस इज अ स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। सो डेल्टा लॉग पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। सो ये याद रखिएगा। अगर हम इंटीग्रेटेड, इसके इंटीग्रेटेड फॉर्म की बात करें, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, इंटीग्रेटेड फॉर्म, ये डिफरेंशियल फॉर्म है, फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन इज गिवन बाय log kp is equal to minus delta h naught upon rt square plus constant, ठीक है। दिस इज द इंटीग्रेटेड फॉर्म, log kp is equal to minus delta h naught upon
आर टी प्लस कॉन्स्टेंट, सो दिस इज द इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट करिए। फिर इसको भी हम चेंज करेंगे। ठीक है, सो देखो, अब ये वाला जो लॉग है स्टूडेंट, याद रखिए ना, एक मिनट याद रखिएगा, ये जो लॉग है इसको हम एल ओ जी वाले लॉग बदलेंगे तो से इक्वेशन हो जाएगा आपका, और log kp इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 प्लस कांस्टेंट। log kp इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर टी स्क्वायर, सॉरी आर। ठीक है, अच्छा एक मिनट सुनिए, ये ना आर टी स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ ये आर टी है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, दिस इज ओनली आर टी। गलती से हो गया, सॉरी, आर टी है। ठीक है, सो ये इक्वेशन, तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन अगर आप देखो तो ये y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस ए के फॉर्म में आता है। तो उसमें है क्या, तो ग्राफ में हम इस तरीके से बना सकते हैं इसका ग्राफ। y एक्सेस पे क्या होगा, log के पी। ठीक है, सो दिस इज द log के पी। ठीक है, और x एक्सेस पे क्या होगा स्टूडेंट, सो अगर हम इसकी बात करें x एक्सेस पे होगा 1/t, और सॉरी log के पी ये है, log के पी दिस इज 1/t, नेगेटिव है। फिर यहाँ पे जो स्लोप आएगा वो क्या होगा स्टूडेंट, स्लोप इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट करिए, फिर इ- इनको नोट करिए, फिर हम बात करते हैं इसके बारे में, इसके सिग्निफिकेंस को भी, इसके सिग्निफिकेंस को भी समझेंगे। नोट करिए इसको। चलो ठीक है स्टूडेंट, एक तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, इस ग्राफ के थ्रू भी एक क्वेश्चन आ सकता है, इसमें स्लोप क्या लिया गया है, और इसके सिग्निफिकेंस को भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखिए, चलिए आगे बात करते हैं। इक्वेशन को हम आगे बढ़ाएंगे, इसका जो काम का वर्जन है उसकी बात करते हैं। इफ के पी वन इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, is equilibrium constant at T1 and Kp2 is equilibrium constant at T2, then, ठीक है, then, तो हम ये कैसे लिख सकते हैं क्वेश्चन को, सो log Kp2 अपॉन Kp1 is equal to delta H naught अपॉन 2.303 ब्रैकेट for T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या है आपका, assuming delta H naught is constant, assuming delta H naught for both the reaction is delta H naught is equal to constant। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक तो ये इक्वेशन है, सो log Kp2 अपॉन log Kp2 अपॉन Kp1 इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट इज अपॉन 2.303 इज T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक आपका इक्वेशन है। तो अब देखिए, यही इस इक्वेशन से कुछ कंक्लूजन पे हम आएंगे। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग डेल्टा एच नॉट की वैल्यू रख के देखेंगे कि उसका log K2/K1 पे क्या असर पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं आगे। देखो, पहला केस वन लेते हैं। केस वन अगर हम ऐसे लें कि अगर हम हमारा डेल्टा एच नॉट, इफ डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू जीरो, अगर डेल्टा एच नॉट जीरो हो जाए तो आपका जो log Kp/K1 है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, log K2/K1 भी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है,
लॉग Kp2, या फिर सिंपली हम इसको K1 इंटू K2/K1 लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सुविधा हो जाएगी। तो लॉग K2/K1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और देखो पॉइंट क्या है, इस पूरे इक्वेशन में डेल्टा एच नॉट हमने क्या ले लिया, तो 0 ले लिया। अगर ये 0 है तो पूरा ये जो लॉग K2/K1 क्या हो जाएगा, 0। और लॉग K2/K1 0 होने का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, तो अगर आप लॉग उधर लोगे एंटी लॉग, सो देयर फोर K2/K1 क्या हो जाएगा, 1। सो देयर फोर K2 इज इक्वल टू K1। अब इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया क्या, ठीक है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया कम किया, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई असर पड़ा ही नहीं, दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो बराबर है ना। आपको मेरा पॉइंट समझ, देखिए इसको समझिए क्या है ये, क्योंकि K2 इज इक्वल टू K2/K1 इज इक्वल टू 1 आ गया, K2 किस K1 के बराबर आ गया, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पर कोई भी असर नहीं पड़ा। ये है पहला केस। ये क्या स्टूडेंट, सो दिस इज द फर्स्ट केस। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो अब हम आगे देखेंगे केस 2, ठीक है। सो अब केस 2 की अगर हम बात करें तो केस 2 में क्या रहता है, मान लेते हैं कि इफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव, इफ डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है। डेल्टा एच पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब है कि ये हम बात कर रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एंडोथर्मिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि log K2/K1 भी क्या होगा, ये इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मतलब है कि जो K2/K1 है इज ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। K2/K1 इज ग्रेटर देन 1 आएगा। या फिर हम मैं इसको ऐसे करूं तो शायद आपको ज़्यादा समझ आए। सो log K2 इज ग्रेटर देन log K1, ठीक है। K2 K1 से ज़्यादा आएगा के, और K2 इज ग्रेटर देन K1। इसका क्या मतलब है कि आप टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ी है। इसका मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। K इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो एंडोथर्मी में जनरली जो हमने स्टेट में, जो हमने पहले लिखा था कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है स्टूडेंट, ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब केस 3 की बात कर लेते हैं। केस 3 क्या है, ऐसे देखते हैं। केस 3 में ऑब्वियसली उल्टा होगा इसका। एक मिनट। सो केस 3, तो केस 3 में क्या है, इफ डेल्टा एच अगर हम नेगेटिव लें, तो डेल्टा एच स्टूडेंट नेगेटिव का मतलब है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो लॉग K2/K1 क्या है स्टूडेंट, ये नेगेटिव है। तो इसका नेगेटिव तभी होगा स्टूडेंट जब log K2 इज लेस देन log K1। और K2 log K2 कम होने का मतलब क्या है कि K2 भी कम है, तो K2 इज लेस देन K1। इसका मतलब ये है कि जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम हुई यहाँ पे। सो देयरफॉर K डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा। तो ये हमने क्या किया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर किया, ठीक है स्टूडेंट। अब टॉपिक को फिर से आगे बढ़ाएंगे, चलिए इसको नोट करिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब अगले टॉपिक पे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये, और बहुत आसान सा है। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, ठीक है। होमोजेनियस इक्विलिब्रिया या हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम, उसकी हम बात कर लेते हैं। काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो ये है, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम।
टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम देखिए। तो जो पहला टाइप उसको कहते हैं होमोजेनियस इक्विलिब्रिया। पहला जो टाइप है स्टूडेंट दैट इज होमोजेनियस इक्विलिब्रिया। सो इसमें क्या है देखो। सो व्हेन ऐसे देखते हैं व्हेन in an equilibrium reaction in an equilibrium reaction all the and products reactants and the products are present in the same phase are present in the same phase ठीक है। that is gaseous or liquid gaseous or liquid is called homogeneous equilibria is called homogeneous equilibria ठीक है। सो देखिए स्टूडेंट सो मतलब कि अगर आपके सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में है तो मुझे क्या कहेंगे होमो। एक एग्जांपल दे देता हूँ बहुत सिंपल सा टॉपिक है। पहले जो एग्जांपल्स हैं वो टाइप 1 वाले देखिए कौन से हैं। टाइप 1 ठीक है। सो एग्जांपल्स आर H2 + आयोडीन ये गैस फेज की बात कर रहा हूँ मैं। आयोडीन ठीक है इज इन अ रिवर्सिबल कंडीशन विथ 2HI ठीक है। सो इसमें क्या है स्टूडेंट्स इसमें सब कुछ क्या है गैस देखो इसमें जो आपके रिएक्टेंट हैं और जो आपके प्रोडक्ट हैं वो कौन से स्टेट में गैसियस स्टेट में ठीक है सबके सबके गैसियस स्टेट में ठीक है। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ मोल्स और ये सब बराबर नहीं है जैसे देखिए N2 + 3H2 is in a reversible condition with 2NH3 रिवर्सिबल कंडीशन विथ 2NH3 देखिए ये भी गैस है this is also gas and so all the reactants and the products are in a gaseous state ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक और एग्जांपल लेते हैं लिक्विड फेज में जैसे CH3COH plus C2H5OH is in a reversible condition with CH3COO C2H5 plus H2O ठीक है। तो अब इसमें क्या है ना सब कुछ लिक्विड स्टेट में ये भी लिक्विड है दिस इज ऑल्सो लिक्विड दिस इज ऑल्सो लिक्विड एंड दिस इज ऑल्सो लिक्विड सब के सब कौन से स्टेट में स्टूडेंट यहाँ पे लिक्विड फेज में है तो इसीलिए ये क्या है ये दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। अब जो सेकेंड टाइप है दैट इज हेट्रोजीनियस आप समझ गए हो क्या है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया ये देखिए हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रिया उसको लिख लेते हैं उसका डेफिनेशन। सो व्हेन इन इक्विलिब्रियम when in an equilibrium and an equilibrium reaction the reactants and products the reactants and products are present in two or more than are present in or more two or more phases is is called heterogeneous equilibria ठीक है स्टूडेंट्स। तो एग्जांपल के तौर पे
एक एग्जांपल ले लेते, काफ़ी है। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड इज इन अ रिवर्सिबल कंडीशन विद कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये सॉलिड स्टेट है, ये भी सॉलिड स्टेट बट CO2 गैसियस स्टेट में, तो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट फिजिकल स्टेट में है, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत आसान सा टॉपिक है, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। सो जो अगला टॉपिक है वो ये है। सो जो नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देखिए बहुत सिंपल सा है ये। सो मान लीजिए कंसीडर रिएक्शन, कंसीडर अ जनरल इक्विलिब्रियम रिएक्शन। इक्विलिब्रियम रिएक्शन, ठीक है। कौन सा रिएक्शन स्टूडेंट्स, तो ये वाला है। ए प्लस बी इज इन अ रिवर्सिबल कंडीशन विथ एक्स प्लस वाई, ये इस तरीके से लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले जो केस देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे करना क्या, हम यूनिट लिख रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे के सी प्रोडक्ट का क्या आएगा ऊपर, सो एक्स टू द पावर एक्स, देखिए एक्स टू द पावर एक्स वाई टू द पावर वाई अपॉन ए टू द पावर ए एंड बी टू द पावर बी। अब देखो ये जो कौन से केसी के लिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, या मोल पर लीटर हम लिख सकते हैं। तो देखो ये भी कॉन्सेंट्रेशन है, ये भी कॉन्सेंट्रेशन है, ये भी कॉन्सेंट्रेशन है, ये भी कॉन्सेंट्रेशन, सबके लिए क्या हो जाता है, मोल पर लीटर। और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा एक्स प्लस वाई माइनस ए प्लस बी। अब देखिए यहाँ पे, सो मोल पर लीटर और x प्लस वाई माइनस ए प्लस बी क्या होता है स्टूडेंट, दिस इज नथिंग बट डेल्टा एन, क्या हो जाएगा, डेल्टा एन, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को। अगर तो एक तो ये होगा, सो दिस इज द यूनिट ऑफ के सी। लेकिन अगर के पी हो तो क्या लिखोगे, के पी इज इक्वल टू partial pressure of x to the power x, partial pressure of p y to the power y, partial pressure of p a to the power a, partial pressure p to the b of to the power b, ठीक है। और प्रेशर की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट, दिस इज, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बार लिख सकते हैं या एटीएम लिख सकते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एटीएम लिख देता हूँ, ठीक है। सो एटीएम, एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस ए प्लस बी। सो एटीएम टू डी पावर डेल्टा एन जी आप लिखेंगे स्टूडेंट, क्या लिखेंगे, डेल्टा एन, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं जी, अगर ना भी दिखाएंगे तो चलेगा। सो दिस इज द यूनिट ऑफ के पी, ठीक है, डेल्टा एन। तो यूनिट किस पर डिपेंड करेगा स्टूडेंट, के का, वो डेल्टा एन पे। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल अगर हम एक लें, अब यहाँ पे भी कुछ केसेस आ जाएंगे, जैसे अगर कहीं कहीं क्या हो जाता है, डेल्टा एन जो है ज़ीरो हो जाता है, जहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या होंगे, बराबर होंगे, वहाँ पे डेल्टा एन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ज़ीरो हो जाएगा। तो वहाँ तो कोई यूनिट, तो उस केस में कोई यूनिट ही नहीं आएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे H2 गैस प्लस I2 गैस इज इन अ रिवर्सिबल कंडीशन विथ 2HI, ठीक है। अब ये भी गैस है, तो अब देखो ये कितने मोल हैं, दो, ये भी कितना मोल है, दो। तो 2 - 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ज़ीरो। तो डेल्टा एन क्या हो गया, ज़ीरो। तो यहाँ पे के, अब देखो एनीथिंग रेस टू ज़ीरो क्या होता है, वन, ठीक है। तो के पी हैज़ नो यूनिट, यहाँ पे क्या लिखोगे, के पी हैज़ नो यूनिट। तो याद रखिएगा, जब भी डेल्टा एन ज़ीरो हो जाता है तो के पी या के सी की कोई भी यूनिट नहीं होगी, केपी या केसी की यूनिट कोई नहीं होने वाली है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे N2 + 3H2 इज इन अ रिवर्सिबल कंडीशन विथ 2NH3, ठीक है स्टूडेंट्स। ये भी गैस है, दिस इज ऑल्सो गैस, दिस इज ऑल्सो गैस। सो डेल्टा एन इज इक्वल टू, ये देखो प्रोडक्ट के कितने मोल्स हैं स्टूडेंट, दो, यहाँ पे कितने, -4, सो यह आ जाएगा -2, ठीक है। सो के पी इज इक्वल टू एटीएम टू द पावर -2, तो यहाँ पे यूनिट क्या आ गया, एटीएम टू द पावर -2 या बार टू द पावर -2। इस चीज़ को स्टूडेंट्स याद रखिएगा।
इसको नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलो, चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है ना, अभी तक तो हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा। अब भाई यूज़ क्या है, कहाँ काम आ सकता है, ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है उसकी बात करते हैं। तो ठीक है, तो पहला पहला एप्लीकेशन है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे ना फर्स्ट एप्लीकेशन ये है प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक मिनट यहाँ देखिए, प्रेडिक्टिंग प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, इससे क्या मतलब होता है कि अगर के, देखो के की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ फेवर्ड। अगर के की वैल्यू बहुत कम है तो बैकवर्ड रिएक्शन इज़ फेवर्ड। के की वैल्यू इन बिटवीन है क्यू के बराबर है तो वो इक्विलिब्रियम इंटरमीडिएट वैल्यू है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन बराबर है। ठीक है ना, अभी मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पे। पहले पॉइंट लिखते हैं ए, इसमें ए करके ए बी सी करके लिखेंगे। ठीक है, सो पहला है large value of equilibrium constants, large value of k, large value of equilibrium constant, large value of equilibrium constant, large value का मतलब है greater than 1000। ठीक है, shows that shows that forward reaction is favored, show that forward action is favors, that is इसका क्या मतलब होता है, that is the concentration of product is much larger than the concentration of reactant। ठीक है, देखो लार्ज वैल्यू, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर काफ़ी ज़्यादा है तो इसका ये मतलब है कि आपके इक्विलिब्रियम मिक्सचर में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होगा और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी क्या होने वाला है, कम होने वाला है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं, कुछ नहीं एक एग्जांपल काफ़ी है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें H2 गैस plus Cl2 gas is in a reversible condition with 2HCl गैस, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट जो K की वैल्यू है वो है 4.0 इंटू 10 to the power 31, विच इज़ बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा, इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में HCl का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू H2 प्लस Cl2। इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, बट क्योंकि के की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए इक्विलिब्रियम मिक्सचर में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ये ए हो गया। अब अगर हम बी बात करें, क्या बात करें, बी, तो बी क्या है, इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ के, इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ के, इंटर अब इंटरमीडिएट वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, 10 to the power -3 से लेके 10 to the power 3, अगर इतने के बीच में है, shows that the concentration of product and reactant, concentration of product and reactant product are comparable। एग्जाम्पल देते हैं स्टूडेंट्स, ये ट्रू इक्विलिब्रियम है। ठीक है,
सो अगर हम एग्जांपल देखें, सो H2 प्लस आई H2 गैस प्लस आयोडीन गैस इज इन रिवर्सिबल विथ 2HI गैस। तो यहाँ पे जो K का वैल्यू निकल के आ रहा है वो आ रहा है 57 एट 700 केल्विन। ठीक है, 57। 57 देखिए 0.001 से लेके 1000 के बीच में, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है बहुत कम नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे HI हाइड्रोजन और HI का कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन और आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन कंपैरेबल, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई दूसरा कोई बहुत कम नहीं है। ठीक है। अब जो C होगा, ऑब्वियस बात है आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा, स्मॉलर वैल्यू। ठीक है, लो वैल्यू ऑफ K, low value of k shows the low value मतलब less than 10 to the power minus 3 shows the concentration of reactant is reactant much higher than concentration of product and the equilibrium is in favor in backward direction। ठीक है स्टूडेंट्स। सो एग्जांपल अगर हम लें, सो देखिए एग्जांपल से स्टूडेंट N2 गैस प्लस O2 गैस इज इन रिवर्सिबल कंडीशन विथ 2NO गैस। ठीक है, Kc की वैल्यू देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, 4.8 इंटू 10 to the power minus 31 एट 290 केल्विन, विच इज टू स्मॉल, विच इज टू मच लो। ठीक है, तो अगर के की वैल्यू बहुत कम है तो इसका ये मतलब है कि भाई रिएक्शन जो है फेवर आगे की तरफ बढ़ ही नहीं रहा है। आपके आपके रिएक्शन मिक्सचर में अभी भी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा। समझे बात को, इसीलिए के का वैल्यू 10 to the power-3 से लेकर 10 to the power 3 के बीच में होना बहुत ज़रूरी है अगर आप इक्विलिब्रियम को उसमें कुछ स्टडी करना चाहते हो। ठीक है, so इसको नोट करिए। सो दीज आर द सम, ये कुछ एप्लीकेशन थे, इसको नोट करिए स्टूडेंट, फिर आगे बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे हम, तो ये तो हो गया पहला एप्लीकेशन है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। अब बात करेंगे हम लोग सेकंड एप्लीकेशन की। सेकंड एप्लीकेशन क्या है देखिए, तो जो सेकंड एप्लीकेशन, प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, प्रेडिक्टिंग प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सब इसकी बात कर लेते हैं स्टूडेंट, क्या है। मान लीजिए रिएक्शन है ए प्लस बी इज इन रिवर्सिबल कंडीशन विथ एक्स प्लस वाई। ठीक है, याद रखना। हम्म, अब सुनो होता क्या है कि अभी तक तो हम सिर्फ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे कि मान लीजिए के क्या दिखाता है, के दिखाता दिस आर द रेश कॉन्सेंट्रेशन रेशियो एट इक्विलिब्रियम। के क्या होता है, के इज अ कॉन्सेंट्रेशन रेशियो एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम अगर अचीव हो गया तो जो भी प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है और जो भी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है उसका जो रेशियो है वो के कहलाता है। लेकिन इक्विलिब्रियम के पहुंचने तक और इक्विलिब्रियम के बाद भी इवन at any stage of a chemical reaction the concentration of product and the ratio of concentration of product and the reactant is known as a reaction quotient। ठीक है, सो ये देखिएगा इसका क्या मतलब है, पहले लिख देता हूँ। Q ये क्या देता है, इट गिव्स concentration
रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट एनी स्टेज of chemical reaction at any stage of chemical reaction other than the stage of chemical equilibrium, other than the stage of equilibrium मत, ठीक है, याद रखिएगा ये रिएक्शन कोशेंट ये क्या देता है, ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का के उनके कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो देगा जब इक्विलिब्रियम नहीं अचीव हुआ है तब, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब इसमें भी कुछ केसेस बनते हैं। केस वन, सो क्यू क्या, क्यू को भी कैसे लिख सकें, क्यू इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स, वाई टू द पावर वाई, ए टू द पावर ए एंड बी टू द पावर बी। यहाँ पे लिख देना नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन है ये, क्या है ये, दिस इज अ नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है, याद रखना। सो केस वन ये बनता है। पहले हम बात करेंगे केस वन की, इफ Q इज इक्वल टू के, तो आप बोलोगे देन द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, देन द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर Q K के बराबर हो जाए, Q K के बराबर हो जाए तो रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक है। इफ, अच्छा ओके, केस टू, if Q is greater than K, then if Q is greater than K, then the forward reaction is favored। तो यहाँ पे लिखोगे, तो देखो अगर Q की वैल्यू K से ज़्यादा है तो रिएक्शन तो इक्विलिब्रियम में आना चाहेगा, इसका मतलब है कि रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर Q की वैल्यू K से ज़्यादा है तो रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा। तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देन द रिएक्शन will tend to decrease, will tend to decrease, नहीं नहीं ऐसे नहीं लिखें, ऐसे लिख देते हैं, सीधा लिखते हैं, द रिएक्शन विल प्रोसीड, the reaction will proceed in backward direction, so that q q becomes equal to k, ठीक है स्टूडेंट्स। और केस थ्री इस तरीके से, इफ Q इज लेस देन K, तो इसमें क्या आएगा स्टूडेंट्स, द रिएक्शन विल प्रोसीड in forward direction so that Q becomes equal to K, become इक्वल टू के, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर Q K के बराबर है तब तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है। Q की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और K से बहुत ज़्यादा है तो रिएक्शन भाई फॉरवर्ड डायरेक्शन बहुत ज़्यादा चला गया तो उसको पीछे आने की ज़रूरत है, ठीक है। तो रिएक्शन विल मूव्स इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर Q की वैल्यू बहुत कम है, Q की वैल्यू अगर बहुत कम है तो रिएक्शन विल मूव्स इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। अगले लेक्चर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा केमिकल इक्विलिब्रियम का, तो उसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि है ली चैटरले प्रिंसिपल, ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी मच बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके इवन जे के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू।